चलिए तो फिर आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं। चार जो क्वाड्रेंट होते हैं उन चारों के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कब वो इंक्रीज़ होती हैं, कब वो डिक्रीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बना दिया है। हम पहले से ही जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1,0 होंगे। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल की जो रेडियस होती है वो 1 होती है। तो इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-1। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट, ये रिप्रेजेंट करता है cos थीटा को और सेकंड वाला रिप्रेजेंट करेगा किसको, sin थीटा को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर फोकस करेंगे और इस क्वाड्रेंट के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ध्यान से देखें तो जो cos थीटा है उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 थी इस जगह पर, जब एंगल थीटा जो है वो 0 था, क्योंकि अभी यहाँ तक कोई एंगल नहीं बना है। अब जैसे जैसे यहाँ से ये पॉइंट जो है, अगर हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करना शुरू करेगा ऊपर की तरफ को, मान लो कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया इस जगह पर। तो इस जगह पर हम ध्यान से देखें तो पहले ये जो पॉइंट जब यहाँ पे था तो हाइट उस समय 0 थी, लेकिन अब इसके अंदर कुछ हाइट आ चुकी है। अब थोड़ी सी हाइट इसके अंदर आ चुकी है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अब बढ़ चुकी है। कोस थीटा की वैल्यू जब एंगल 0 था तब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट थी, लेकिन अब इस जगह पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 से थोड़ी सी कम हो गई है। जब पॉइंट P यहाँ पर पहुँचेगा इस जगह पर, तो साइन थीटा की वैल्यू जो 0 थी यहाँ पर, लेकिन अब वो बढ़ चुकी है। ये जो हाइट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन थीटा को। y की वैल्यू साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है, x की वैल्यू cos थीटा को रिप्रेजेंट करती है। तो x की वैल्यू जो पहले ज़्यादा थी अब वो थोड़ी सी कम हो जाएगी जब पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा। इसके बाद जब पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा तो और कम हो जाएगी cos थीटा की वैल्यू। पहले यहाँ से यहाँ तक थी, फिर यहाँ से यहाँ तक हुई, अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी, सिर्फ इतनी रह जाएगी cos थीटा की वैल्यू। और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इस हाइट से रिप्रेजेंट होता है, तो पहले 0 थी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, यानी कि इस जगह पर। तो मतलब हम ये देखते जा रहे हैं जैसे जैसे पॉइंट P ऐसे मूव करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो cos थीटा की वैल्यू 1 से, पहले 1 थी, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी। यहाँ पर पहुँचकर cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो cos थीटा की वैल्यू 1 से 0 हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और साइन थीटा की वैल्यू 0 से, पहले 0 थी, अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ज्योमेट्रिकली भी हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू पहले 0 थी, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, आगे जाके और बड़ी हो जाएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी और फिर पूरी 1 हो जाएगी। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू 1 से 0 हो रही है, यानी कि डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 0 से क्या हो रही है, 1 हो रही है, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकली ये पता लगाया कि साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ होगी 0 to 1, 0 से कितनी हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ होगी 1 to 0, 1 से घटते घटते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है tan थीटा की। वैसे तो हम tan थीटा की वैल्यू का भी ज्योमेट्रिकली पता लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम दूसरे तरीके से पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जरा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब अभी हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा 0 से 1 की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और cos थीटा 1 से 0 की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। आप ऐसा समझिए कि मान लो कि पहले ये सिचुएशन थी, अब न्यूमरेटर जो है वो बढ़कर 2 हो गया और डिनोमिनेटर घटकर 1 हो गया। तो पहले ये वैल्यू 1/2 थी और अब ये वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है।
तो न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है तो जो ये पूरी वैल्यू है इसका मतलब ये क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। हमने इस एग्जांपल में भी इसको समझ लिया है। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा के बारे में कि वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं 0 से 1, 1 से 0, tan थीटा के केस में ये वैल्यूज़ क्या आएंगी ये भी देख लीजिए ज़रा। देखो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस जगह पर 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनकी वैल्यूज़ का हमने पता लगा लिया। साइन थीटा इंक्रीज़ होगा, कोस थीटा डिक्रीज़ होगा, tan थीटा जो है वो इंक्रीज़ होगा, और कहाँ से कहाँ तक कौन इंक्रीज़ होगा ये भी हमने पता लगा लिया है। तो tan थीटा जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बचे हैं वो तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनके आंसर हम रेसिप्रोकल के बेस पर दे सकते हैं। कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। अब देखिए रेसिप्रोकल के बेस पर उनके आंसर कैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले हम कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। तो अगर tan थीटा इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो कॉट थीटा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है इसलिए वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। tan थीटा इंक्रीज़ हो रहा है 0 से इन्फिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। रेसिप्रोकल से मतलब उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ होगा इन्फिनिटी टू 0। सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर कॉस थीटा डिक्रीज़ हो रहा है तो सेक थीटा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है तो वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 तक डिक्रीज़ हो रही है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोसेक क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। तो अगर हमें ऊपर वाले सिर्फ ये 2 का पता है ना क्लियरली, तो बाकी सब का इन्हीं के बेस पर निकल जाता है। तो ये तो पूरी कहानी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब बारी आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए पॉइंट जो है, पॉइंट P यहाँ से ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसमें पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू पर फोकस करिए। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और अब वो घटते घटते कितनी हो गई, -1। यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है 0 से लेकर -1 तक। और साइन थीटा, पहले उसकी वैल्यू 1 थी और अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है, इसके अंदर 1 से 0 की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा के बारे में कि वो 1 से 0 की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है, 1 to 0, और कॉस थीटा 0 से -1 की तरफ वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा का तो इजीली पता चलता है इन कोऑर्डिनेट्स को देख के, लेकिन अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का क्या होगा, देखो ज़रा। tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10वीं से तुम पढ़ते आ रहे हो। अब साइन थीटा के बारे में हमने क्या देखा था, साइन थीटा 1 से 0 की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज़, और कॉस थीटा 0 से -1 की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज़। अब देखो ज़रा, 1/0 को क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटी बोलते हैं, और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन्फिनिटी से 0 की तरफ, तो वैसे तो आंसर आ रहा है कि इन्फिनिटी से 0 की तरफ डिक्रीज़ होगा, तो इन्फिनिटी से 0 की तरफ tan थीटा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई की जाएगी इनके अंदर तो ये तो हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, लेकिन जो 0 होता है, 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं, 0 पे प्लस या माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहता है। तो अब आपको ऐसा दिखाई देगा कि माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर आप नंबर लाइन के ऊपर देखें ध्यान से तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर होता है, 0 इधर होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ tan थीटा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आप अपनी बुक में दी गई इस टेबल को देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें अगर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीज़
cos थीटा डिक्रीज, ये सब तो हमने कर लिया है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट का कर रहे थे तो साइन थीटा भी डिक्रीज़ हो गया था, cos थीटा भी क्या हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था। लेकिन टेन थीटा क्या हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था -∞ से 0 तक। बाकियों की अगर बात करें तो कॉट थीटा जो कि रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो अगर टेन इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0, और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि क्वाड्रेंट चल रहा है सेकंड, और क्वाड्रेंट में टेन कॉट सेक ये सारे के ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव, लेकिन कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे कोई माइनस साइन आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ना ये पूरी की पूरी अदर टेबल्स भी हम तैयार कर सकते हैं कि कौन इंक्रीज़ होगा, कौन डिक्रीज़ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, कब इंक्रीज़ होती है, कब डिक्रीज़ होती है। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का समझ में आ गया है तो बाकी सारे क्वाड्रेंट आप इजीली समझ लेंगे और ख़ुद से इनको इस टेबल को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने समझ लिया है कि अलग अलग क्वाड्रेंट से अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, कब वो इंक्रीज़ होते हैं, कब वो डिक्रीज़ होते हैं। तो ये नॉलेज भी आपके काम आएगी और आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और बेहतर समझ पाएंगे।